हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं के चौहान नालंदा इस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, बायोलॉजी का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं और जल्दी से कंप्लीट नहीं होगा एक आध लेक्चर में, इसमें हो सकता है 3-4 लेक्चर लग जाएं, क्योंकि जो आपका चैप्टर है वो है आपका जीव जगत का वर्गीकरण। और आप जानते हैं जी कि जीव जगत का वर्गीकरण काफ़ी बड़ा है। उसमें हम पूरे हमारी पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनको किस किस कैटेगरी में रखा जाता है, उन सब की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर बात करें जीव जगत के वर्गीकरण की, तो सबसे पहले जो जीव जगत के वर्गीकरण का प्रयास किया गया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इनका नाम था कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। इन्होंने सबसे पहले जो है वो अपनी एक पुस्तक में जीव जगत का वर्गीकरण पर प्रकाश डाला और इन्होंने जीव जगत का जो वर्गीकरण किया वो 2 भागों में किया। एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। लेकिन जो इनके द्वारा ये विभाजन किया गया था ये काफ़ी सरल था, बहुत जटिल नहीं था। यानी कि इन्होंने क्या करा, जितने भी इस पृथ्वी पे जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक तो पादप जगत में रख दिए और एक जंतु जगत में रख दिए। साधारणतः पादप जगत में इन्होंने उस प्रकार की संरचनाओं को रखा जो प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया करती हैं या जो चल नहीं सकती। मतलब इस जो क्वालिटी आपकी पेड़ पौधों में पाई जाती है उसी को आधार बनाते हुए उन्होंने एक जगत तो बना दिया पादप जगत, जिसमें मेनली पेड़ पौधे आ गए, और दूसरा इन्होंने बनाया जंतु जगत, जिसमें आपके सभी प्रकार के एनिमल्स वगैरह आ गए। इसमें क्या रखा जंतु जगत में कि भाई ये क्या होते हैं, एक तरीके से जो भी आपके परपोषी प्रकृति के थे। देखिए, जो ये होते हैं पादप जगत वाले, स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन अपने आप बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। लेकिन जंतु जगत में क्या था, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे जो परपोषी प्रकार के हैं, भोजन जो है वो दूसरे से प्राप्त करते हैं, चल सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने दूसरा वर्ग बना दिया जंतु जगत और पहला जगत बना दिया पादप जगत। ये बहुत ही साधारण सा क्लासिफिकेशन था, क्योंकि भाई इन्होंने मान लिया भाई प्रकाश संश्लेषण करने वालों को इसमें रख दिया, विचरण करने वालों को इसमें रख दिया जंतु जगत में। लेकिन कुछ जीव ऐसे थे जो प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण भी कर सकते थे। अब उनको स्थान कहाँ पर दिया जाए, उन्हें पादप जगत में रखा जाए या जंतु जगत में रखा जाए? कायदा तो यह कहता है कि उन्हें ना इसमें रखना चाहिए ना इसमें रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके अंदर लक्षण होते हैं। तो उन्हें ना इसमें रखा जा सकता था ना ही उन्हें इसमें रखा जा सकता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था आपका यूग्लिना। अब हुआ क्या, जब ऐसा हुआ तो इस कंडीशन में फिर सोचा गया कि भाई और कोई आधार होना चाहिए। तो और कोई आधार होने के लिए फिर से एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था R.H. विटकर। नाम ध्यान रखिएगा, R.H. विटकर। ये जो महोदय थे, इन्होंने कहा कि भाई जीव जगत का वर्गीकरण है वो केवल इन आधारों पे हम नहीं कर सकते जिन आधारों पर कैरोलस लीनियस ने किया है, बल्कि इन्होंने अनेक आधार चुने। जैसे इन्होंने कहा कि भाई हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनके अंदर कोशिका कैसी है, अर्थात कोशिका की प्रकृति कैसी है। भाई कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक होती है, आप जानते होंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ सेल्स वाले चैप्टर में। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो देख लीजिएगा कोशिका वाला चैप्टर। ठीक है, इस कोशिका वाले चैप्टर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डलवा दूंगा। दूसरी होती हैं जिन्हें कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं बैक्टीरियाओं में, यूकैरियोटिक कोशिका मिलती है हमारे अंदर। ठीक है, हमारे अंदर पेड़ पौधों के अंदर होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इन्होंने कहा कि जीव जगत को अगर बांटना है तो उसके एक आधार नहीं होने चाहिए, बहुत सारे आधार होने चाहिए। जैसे कोशिका की प्रकृति क्या है, अर्थात कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। नंबर दूसरा, संरचना कैसी है, अर्थात एक कोशिका से मिलकर जीव बना है या फिर अनेक कोशिका से मिलकर बना है, अर्थात एक कोशिका है या अधिक कोशिकाएं हैं, या मैं कह सकता हूं बहु कोशिका है। यह भी आधार होना चाहिए। इन सब चीजों को, इन सब आधारों को लेकर के R.H. विटकर महोदय ने पूरे के पूरे जीव जगत को इन 2 भागों में ना बांट करके कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा, कुल मिलाकर के 5 भागों में। सबसे पहला भाग जो इन्होंने रखा वो रखा मोनेरा। नाम सुना होगा आपने, मोनेरा जगत, मोनेरा। दूसरा प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा जगत।
तीसरा कवक, जिसे फंगई कहते हैं, कवक। चौथा पादप जगत, प्लांटी, पादप जगत। और अगला जंतु, एनिमिलिया। तो कुल मिलाकर के अब इन्होंने बांटा है कितने भागों में? 5 भागों में। 1 2 3 4 5। पूरे के पूरे पृथ्वी पर जितने प्रकार के भी जीव पाए जाते हैं उनको उन्होंने इन 5 भागों में रखा है, इन 5 वर्गों में रखा है। और अगर हमने इन 5 को पढ़ लिया तो आप समझिएगा जीव जगत का वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो गया। यहां से बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई। क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे बैक्टीरिया किस वर्ग में आते हैं, या आपके ऐसे ही प्रोटोजोआ किस वर्ग में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो कोई भी नाम दे देगा, साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं, शैवाल किस जगत में आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि जो जीव जगत का वर्गीकरण है ये कहलाता है टैक्सोनॉमी, ये कहलाता है टैक्सोनॉमी। अब आप देखेंगे चूंकि सबसे पहले जीव जगत के वर्गीकरण का प्रयास किया है कैरोलस लिनियस ने। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो प्रयास किया है वो कैरोलस लिनियस ने किया है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है काफ़ी बार कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। तो वो किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो एक तो ये कैरोलस लिनियस नाम इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एक ये आर.एच. व्हिटकर नाम इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या कि 5 भागों में व्हिटकर महोदय ने इसको बांट दिया। लेकिन कुछ जीव ऐसे थे भाई, ये जो इन्होंने इस तरीके से 5 भागों में बांटा था, ये तो इन्होंने सब सजीवों को बांटा है। सजीव मतलब जो जीवित है। लेकिन कुछ तो ऐसे थे जो ना जीवित थे और ना मृत थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे वायरस। देखिए वायरस जो है वो ना जीवित है और ना मृत है। अगर ये किसी सजीव के टच में आ जाए, किसी जीवित कोशिका के टच में आ जाए, तब तो ये सजीव है, जीवित है। और यदि ये ऐसे ही पड़ा रहे तो ये मृत है। कितनी भी आयु इसकी हो सकती है वायरस की। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो वायरस होते हैं, इन्हें वायरसों को न मोनेरा में रखा जाता है, न प्रोटिस्टा में, न कवक में, न पादप में, न जंतु में। तो ऐसे में इन वायरसों को अलग से ही देखा जाता है, इन्हें इस किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जाता। तो सबसे पहले तो मैं इन मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप और जंतु जगत से पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा वायरस पर। पहले हम वायरस पे बात करेंगे और उसके बाद में जब वायरस की बात करने के बाद में फिर हम एक एक करके मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु पर बात करेंगे। इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और अपने साथ लिखते हुए चलिएगा। मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे इसमें वो बात करेंगे वायरस के बारे में, ठीक है। वायरस, तो देखिए वायरस से तो आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि कोरोना वायरस ही चल रहा है और वो भी एक वायरस है। तो वैसे भी वायरस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वायरस से एग्ज़ाम में प्रश्न आना काफ़ी स्वाभाविक है, ठीक है। पूरी चांस है कि वायरस से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और बड़ी सावधानी के साथ हम इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो सब क्लियर होगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वायरस के बारे में। वायरस, ठीक है। वायरस, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भैया वायरस की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, वायरस की खोज की थी एक रूसी वैज्ञानिक थे जिसका नाम था इवानोव्स्की। इनका नाम था इवानोव्स्की। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवानोव्स्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है इस बार क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। तो सबसे पहले खोज जो की थी वायरस की वो की गई थी इवानोव्स्की के द्वारा। बात आती है कि रियल में वायरस होते कैसे हैं। तो देखिए वायरस जो होते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि वायरस एक कोशिका के समान होते हैं क्योंकि इनमें वो गुण नहीं होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इनमें कोशिका वाली क्वालिटी होती ही नहीं है वायरसों में। इन्हें हम कोशिका नहीं कह सकते, इन्हें हम कोशिका नहीं मान सकते क्योंकि वायरस में केवल 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वायरस में होती है झिल्ली
अर्थात जिसे हम खोल कहते हैं, एक खोल होती है, ठीक है, एक बाहर झिल्ली होती है। ये ज़रूरी नहीं है एक हो, ये दो भी हो सकती है। और ये झिल्ली जो होती है ये किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो मैं कह सकता हूँ प्रोटीन में एक तो खास, वायरस में एक तो खास प्रकार की प्रोटीन होती है। और दूसरी बात, इसके अंदर पाया जाता है आपका न्यूक्लिक एसिड, या मैं कह सकता हूँ आपका आरएनए और डीएनए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आरएनए पाया जाएगा या डीएनए। कुछ वायरसों में आरएनए भी हो सकता है और कुछ वायरसों में डीएनए भी हो सकता है। तो साधारणतः जो वायरस होते हैं वो इस प्रकार से, ये प्रोटीन की खोल होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो इस प्रकार से या तो आरएनए होगा या फिर इसके अंदर इस प्रकार से डीएनए होगा। अगर हम वायरसों के बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के वायरसों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक वो वायरस जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, पादपों को नुकसान पहुंचाते हैं, पादपों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन्हें कह सकते हैं हम एक तरीके से पादप वायरस। दूसरे ऐसे जो जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें हम जंतु वायरस कह सकते हैं, ये जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। और वायरस जीवाणुओं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? आपका जीवाणु भोजी वायरस। जीवाणु भोजी वायरस इन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ध्यान रखिएगा, जो वायरस होते हैं वो कुल मिलाकर के 3 प्रकार के होते हैं। एक जो पादपों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक जो जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, और एक जो आपको जीवाणु भोजी होते हैं, यानी बैक्टीरियाओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप कहेंगे सर बैक्टीरिया कहाँ से आ गए हैं? बैक्टीरिया तो हम परिचित नहीं है बैक्टीरियाओं से। एक्चुअली जो मैंने बात की थी कि विटकर महोदय ने जो 5 भागों में बांटा है, उसमें जो मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत में बैक्टीरियाओं की ही चर्चा की जाती है। मैं भी बात करूंगा बैक्टीरियाओं के बारे में। फिलहाल पादप तो आप जानते हैं, पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। तो देखिए, अनेक प्रकार के पादपों में भी रोग होते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि पादपों को प्रभावित करने वाले जो वायरस होते हैं, उन वायरसों के अंदर ज्यादातर क्या होता है? आरएनए होता है। उनके अंदर ज्यादातर आरएनए होता है। ऐसे वायरस जो जंतुओं को इफेक्ट डालते हैं, उनके अंदर तो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ज्यादातर में डीएनए होता है, लेकिन कुछ में आरएनए भी हो जाता है। आरएनए वाला बहुत खतरनाक होता है, जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये कितना खतरनाक है? इसके अंदर आरएनए है, जंतुओं को इफेक्ट डाल रहा है ये, ठीक है, और काफी घातक है। ऐसे ही एड्स के अंदर भी आरएनए होता है, और देखिए ये हमें इफेक्ट करता है और बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस है। तो जंतुओं को ज्यादातर नुकसान कर देने वाले जो वायरस होते हैं उनमें होता डीएनए है, लेकिन कुछ में आरएनए होता है, और ये ज्यादातर होता है कि जिनमें आरएनए होता है वो बहुत घातक होते हैं। और जो जीवाणु भोजी होते हैं उनके अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही चर्चा की थी बड़े विस्तार से डीएनए और आरएनए के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में डीएनए और आरएनए वाले चैप्टर का भी लिंक है, आप उसको जो है वो एक बार देख लीजिएगा, मैं लिंक उसका जो है वो जरूर डलवा दूंगा। तो पादप वायरस होते हैं भाई, जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक वायरस है जिसे कहा जाता है टीएमबी, या इसे कहते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उधर तो जगह नहीं है, या ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ। एक वायरस होता है जिसका नाम है टोबैको मोज़ैक वायरस। देखिए, टोबैको मोज़ैक वायरस जो है ये इफेक्ट करता है तंबाकू की पत्ती को। ये जो इफेक्ट डालता है, ये डालता है तंबाकू की पत्ती को, टोबैको मोज़ैक वायरस। और सबसे पहले जिस वायरस की खोज की थी इवानोव्स्की ने, वो आपका टोबैको मोज़ैक वायरस ही था, टोबैको मोज़ैक वायरस। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि तंबाकू की पत्ती पर कौन सा होता है, तो वो वायरस होता है आपका टीएमबी, टोबैको मोज़ैक वायरस इसे कहते हैं। ये एक तरीके का पादप वायरस है। इसके अलावा और अगर हम बात करें दूसरा, तो एक होता है आपका ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ये थोड़े से आप याद रखिएगा, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ये भी एक वायरस है, और ये जो इफेक्ट डालता है ये चावल को डालता है।
चावल के पौधे को इफेक्ट डालता है। इसमें चावल में अंगमारी रोग हो जाता है, चावल में ढूंढ रोग हो जाता है, अंगमारी रोग हो जाता है। ऐसे ही नींबू में भी एक रोग होता है, उसके लिए भी जो इफेक्ट डालने वाला वायरस होता है उसका नाम होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, ये किसको इफेक्ट डालता है? नींबू को इफेक्ट डालता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे ही आपका एक होता है जिसे आपका पोटैटो वायरस कहा जाता है। तो ऐसे बहुत से वायरस हैं जो पेड़ पौधों को भी इफेक्ट डालते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पेड़ पौधों को ज़्यादातर इफेक्ट डालने वाले जो वायरस होते हैं उनके अंदर आरएनए होता है। इन सभी वायरसों के अंदर आरएनए उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं जंतु वायरसों के ऊपर। तो मैंने कहा जो जंतु वायरस होते हैं उनके अंदर आरएनए और डीएनए होता है, और ये जो आरएनए और डीएनए हैं इसमें से जो आरएनए वाले होते हैं वो घातक होते हैं। फिर भी कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारी होती है। मैं लिख दे रहा हूं, जैसे एक है आपकी खसरा, नाम सुना होगा आपने, खसरा का नाम सुना होगा। खसरा, शरीर पर दाने निकल जाते हैं, दाने हो जाते हैं हमारे पूरे शरीर पर, जो है खसरा होती है, और ये एक वायरस के कारण से होती है, और इस वायरस का नाम होता है पैरामिक्सो वायरस। ऐसे ही और भी हैं, जैसे मैं कहूं चेचक, ये भी वायरस से होती है। जैसे मैं आपसे कहूं हर्पीज, ये हर्पीज वायरस से होती है। हर्पीज जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब मैंने स्किन के बारे में बात की थी तो वहाँ पर हर्पीज जोस्टर और हर्पीज जेनेटिलिस की बात की थी, जिसमें शरीर पर इस पर भी छोटे छोटे दाने जो हैं वो आ जाते हैं, निकल जाते हैं। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ जैसे पोलियो, ये जितने भी रोग हैं, जैसे रेबीज, जैसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बीमारी हमारे श्वसन तंत्र में होती है, ध्यान रखिएगा, और ये ऑर्थोमिक्सो वायरस से होती है। ऑर्थोमिक्सो वायरस का नाम है ऑर्थोमिक्सो वायरस। ऐसे ही पीत ज्वर, जिसे येलो फीवर कहते हैं, पीत ज्वर, ये अरबो वायरस से होता है, अरबो वायरस से होता है पीत ज्वर। ऐसे ही जुखाम राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस। ये सब मैं बीमारियां पढ़ाऊंगा आपको अलग से, लेकिन अभी मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं आपसे। ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सब उन वायरसों से होती हैं जो जंतुओं को इफेक्ट डालते हैं, जैसे जुकाम हो गया, पीत ज्वर हो गया अरबो वायरस से, खसरा हो गया पैरामिक्सो वायरस से, चेचक हो गया, हर्पीज हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ना जाने ऐसी कितनी बीमारियां। सबसे बड़ी बात HIV, एड्स हो गया, एड्स, ठीक है। कोरोना क्या है? वायरस है, किसको इफेक्ट डाल रहा है? कोरोना, ये इफेक्ट भी जंतुओं को डाल रहा है। कोरोना के बारे में अगर आपको जानना है तो इससे पहले मैं कोरोना की एक क्लास पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने वायरसों के बारे में विस्तार से चर्चा भी की थी और बताया था। फिलहाल ये सब बीमारियां हैं जो वायरसों के कारण से होती हैं, और सब घातक बीमारियां होती हैं। जितनी बीमारियां हैं सब घातक ही हैं, खतरनाक बीमारियां हैं। फिलहाल तीसरे प्रकार के जो वायरस होते हैं वो वायरस होते हैं आपके जीवाणुभोजी वायरस। जीवाणुभोजी वायरस क्या होते हैं? पहले तो आप थोड़ा सा समझिएगा कि ये जीवाणु क्या है। बैक्टीरिया को हल्का सा, मैं अभी चर्चा आगे करूंगा बैक्टीरिया के बारे में, फिलहाल थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, बैक्टीरिया रियल में एकल कोशिकीय जीव होते हैं। ये ऐसे एकल कोशिकीय जीव हैं, एकल कोशिकीय जीव, ये एकल कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं। और ये जो कोशिका होती है वो भी प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो कोशिका जिनके अंदर पूरा द्रव्य इस प्रकार से बिखरा हुआ होता है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं और खासकर एकल कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका से होते हैं। ठीक है, हमारा शरीर अरबों कोशिका से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक कि हमारे शरीर का एक अंग में भी करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, लेकिन ये तो एक ऐसा जीव है जो एकल कोशिकीय है। बहुत प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। काफ़ी बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया से भी, जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग हो जाता है, कोढ़ हो जाता है।
ऐसे ही आपका साल्मोनेला टाइफाइड हो जाता है, हैजा हो जाता है ब्रिबियो कोलरी बैक्टीरिया से। तो ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं जो इफेक्ट डालते हैं। और मैं आपसे बता दूं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, यही खाने की वस्तुओं को खराब करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैं ये कह दूं, जो खाने पीने की वस्तुएं जो सड़ जाती हैं वो इनके बैक्टीरियाओं के कारण से ही बेकार होती हैं। ऐसे ही जल जो होता है, जल आपने देखा होगा कुछ समय अगर जल रखा रहे तो जल सड़ जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है, सड़ जाता है। तो उसका रीजन भी यह है कि जल में भी, खुले जल में भी आकर के कुछ बैक्टीरिया बैठ जाते हैं और जो उस बैक्टीरिया उस जल को सड़ाने लगते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ तो वायरस ऐसे हैं वो इन जीवाणुओं को भी नहीं छोड़ते, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ऐसा ही एक वायरस है। ये वायरस है, एक वायरस का एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसका नाम है T2 फेज वायरस। ये T2 फेज वायरस जो है ये एक बैक्टीरियोफेज है, यानी कि ये बैक्टीरिया का भी नाश कर सकता है कुछ प्रकार के। ये पाया जाता है गंगा के पानी में। और यही कारण है कि गंगा के पानी में जब ये पाया जाता है तो ये जल को सड़ाने वाले कई सारे बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, और जिसके कारण से गंगा का पानी खराब नहीं होता। तो देखिए, ये एक तरीके से लाभ भी है। अगर हम कहें वायरस का, हालांकि लाभ नहीं होता, घातक है वायरस, हम लाभ के बारे में सोच नहीं सकते, फिर भी कुछ लाभ हैं। वो लाभ ये हो जाता है कि काफ़ी बार कि जैसे हमने कहा कि जल आदि को बेकार होने से या सड़ने से रोका जा सकता है, लंबे समय तक जल को जो है वो चलाया जा सकता है, वो इससे T2 फेज से चलाया जा सकता है। तो ये इसका फायदा है। तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के पादपों को भी कुछ नुकसान देते हैं वायरस। इसके एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ये सब पादप वायरस जो पादपों को इफेक्ट डालते हैं। जंतु वायरस के इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे, और जीवाणु भोजी का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, और वो है आपका T2 फेज। तो कुल मिला के वायरस हो गए 3 प्रकार के। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं वायरसों से जुड़ी हुई। ठीक है, एक एक करके समझते हुए चीज़ों को चलेंगे। ठीक है, जल्दबाजी कोई नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, वो ये देखते हैं कि भाई कोई 10 मिनट का लेक्चर मिल जाए या 5 मिनट का लेक्चर मिल जाए जिसमें हम वायरस को समझ जाएं या ये कर ले। भाई समझोगे नहीं, 2-4 फैक्ट जरूर रट सकते हो आप उसके बारे में, आप उसे समझ नहीं पाओगे। कि आप उसको जो है ये सोचें कि अच्छे से जानकारी हासिल कर ले, वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए कहता हूँ चाहे समय लग जाए, और बहुत समय है। कोरोना की जो छुट्टियां चल रही हैं लॉकडाउन के चलते, छात्रों के पास इतना समय है कि आराम से पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ सकते हैं, जितना डीपली पढ़ना चाहें। यहाँ तक कि कुछ लोगों का अगर अधिकारी बनने का सपना है ना, तो वो उसको भी पूरा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, अपना एम बदल सकते हैं। अगर पहले समय के अभाव में वो ऐसा सोच रहे थे हम नहीं कर पाएंगे, कोई वनडे एग्जाम की ही तैयारी कर लें, अब वो लेकिन कुछ बड़े एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। अब हम वायरसों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। वायरस की विशेषता क्या है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। विशेषता एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, वायरसों में क्या अनुवांशिक पदार्थ होता है? हाँ, वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे हमारे अंदर होता है ना डीएनए, वैसे होता है। कौन सा होता है? वही डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। खैर, डीएनए के बारे में तो हमें कुछ आपत्ति है ही नहीं, क्योंकि डीएनए तो अनुवांशिक पदार्थ है ही, लेकिन आरएनए को एक अनुवांशिक पदार्थ नहीं माना जाता। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, वायरसों में आरएनए भी एक अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। हमारे अंदर, हमारी बॉडी में ये अनुवांशिक होता है, हमारी बॉडी में डीएनए काम करता है अनुवांशिकता का, लेकिन वायरसों में, जिन वायरसों के अंदर आरएनए होता है उनमें आनुवांशिकता का काम करता है, और डीएनए भी कुछ वायरसों में अनुवांशिकता का काम करता है। पहली क्वालिटी। नंबर 2, क्या जीवित होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विशेषता में बात करूं तो ये जीवित भी हैं और मृत भी हैं। ये जीवित भी हैं और मृत भी हैं। तो पहली बात करते हैं कि भाई मृत क्यों हैं। तो मृत होने का पहला रीजन तो ये है कि इनका अंदर मेटाबॉलिक रेट नहीं होती, उपापचय की क्रिया नहीं होती। मेटाबॉलिक रेट आप समझते होंगे, मेटाबॉलिक, जैसे हमारे अंदर प्रोसेस होती है, हम कुछ खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो न्यूट्रिशन मिलता है, हमारे शरीर में मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, हम वर्क करते हैं। ये पूरी जो प्रोसेस है ये इनके अंदर नहीं होती, मतलब मेटाबॉलिक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज,
इन्हें हम किसी क्रिस्टलीय रूप में बदलकर लंबे समय तक रख सकते हैं, जितना लंबा सीसी में भर के लंबे समय तक रख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं क्रिस्टल में बदलकर लंबे समय तक रख सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। लंबे समय तक रख सकता है, इसलिए मृत है। बात करें कि जीवित है, तो जीवित इसलिए है क्योंकि जो इसका ये अनुवांशिक पदार्थ होता है इसका गुणन होता है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि इनमें द्विगुणन होता है। डीएनए हो या आरएनए हो, इनमें द्विगुणन होता है। अगर हम बात करें कि इनमें प्रजनन होता है, तो देखिए संख्या तो बढ़ती है, संख्या बनाने की क्षमता तो है, 1 वायरस से 2 वायरस, 4 वायरस, 8 वायरस, 10 वायरस, 20 वायरस बन जाएंगे, लेकिन प्रजनन नहीं होता। हम करें कि भाई किसी प्रकार का वो एक तरीका फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं, प्रजनन नहीं होता। हम प्रजनन की जगह शब्द यूज करेंगे द्विगुणन होता है। और इस द्विगुणन में हेल्प कौन करती है? कोशिका। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए हमारी शरीर की कोई ये कोशिका है और उस कोशिका के अंदर ये वायरस चला गया, तो इसके वायरस में जो आरएनए या डीएनए होगा वो इस कोशिका के अंदर चला जाएगा। और आप जानते हैं कोशिका में राइबोसोम वगैरह प्रोटीन का निर्माण करता है, तो ये जो भी इस वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होगा वो हमारी कोशिका के इस केंद्रक को हैक कर लेगा और फिर वो उस प्रोटीन का निर्माण करवाएगा जो प्रोटीन इस वायरस के काम की है। तो इसके चलते प्रोटीन भी बननी शुरू हो जाएगी हमारी कोशिका में, और ये आरएनए या डीएनए अपनी संख्या को भी बढ़ा लेगा। और इसके चलते प्रवेश तो एक वायरस करा था, लेकिन इस कोशिका में ही एक वायरस से हजारों वायरस जो है वो क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। इस पद्धति के आधार पर जो है वो वायरस अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। और एक सबसे बड़ी विशेषता जो है बच्चों वो ये है कि ये जो वायरस होता है ये सबको इफेक्ट करता है, मतलब केवल बड़े पेड़ पौधों को ही नहीं, बल्कि जंतुओं को ही नहीं, बल्कि जीवाणु को भी इफेक्ट करता है। यही यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आया था वायरसों से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्या वायरसों में प्रकृति होती है, विशेषता होती है। तो उसमें ऑप्शन थे पादपों को नुकसान देता है, जंतुओं को, और यह जीवाणुओं को भी इफेक्ट डालता है। तो हाँ, जीवाणुओं को भी इफेक्ट डालता है। और ऑप्शन मैंने दिया था, अभी बताया था मैंने, जीवाणु भोजी वायरस, जिसका एग्जाम्पल था T2 फेज वायरस। तो ये चर्चा मेरी हुई खत्म आपकी वायरसों के बारे में। अब वायरस को जहाँ तक है मैं आपको करा चुका हूँ, और वायरस किस प्रकार से प्रोटीन वगैरह का निर्माण करता है, क्या करता है, वो सब प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जब अलग से मैं HIV वगैरह जैसे वायरस पढ़ाऊंगा। तो मैं डीप तरीके से आपको सब डिसीज पढ़ाऊंगा, वहाँ मैं चर्चा करूंगा। अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ मोनेरा जगत पर। तो अब बच्चों हमें बात करनी है मोनेरा जगत के बारे में। तो मैंने बताया कि जीव जगत का जो वर्गीकरण किया गया था वो इस तरीके से किया गया, 5 भागों में। एक मोनेरा, और ये कितने किया था? RH विटकर ने किया था मोनेरा। सेकंड इज प्रोटेस्टा, थर्ड कवक, फिर पादप, शैवाल वगैरह इसी में आते हैं, और एक लास्ट जंतु। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो जीव जगत का सबसे पहले प्रयास तो मैंने बता दिया पहले कि कॉलिनियस ने किया था, उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एक बड़ी बात है आपका द्विपद नाम पद्धति, द्विपद नाम पद्धति। एक्चुअली द्विपद नाम पद्धति का मतलब क्या है? कॉर्लिनियस ने एक नया काम और किया, जिन्हें हम बात कह रहे हैं कैरोलस लीनियस। इन्होंने एक कार्य और किया कि इन्होंने जीव जगत के जितने भी जीव हैं उनके लिए एक वैज्ञानिक नाम रखने की एक परंपरा शुरू करी। और ये पद्धति कुछ ऐसी थी कि इसमें इन्होंने कहा कि भाई जो नाम रखा जाएगा वो 2 आधारों पर रखा जाएगा। एक तो वंश के आधार पर, यानी जेनेरिक, और दूसरा जाति, स्पीसीज, दूसरा जाति, स्पीसीज। तो ये वंश और जाति के आधार पर द्विपद, अच्छा द्विपद मतलब वंश और जाति के आधार पर जो जीवों के नाम रखने की जो परंपरा पद्धति परंपरा शुरू करी, वो शुरू करने वाले व्यक्ति भी कैरोलस लीनियस थे, एक स्वीडिश वैज्ञानिक जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपसे दे दूं, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस,
यहां पर ये होमो जो है ये क्या है, होमो है आपका वंश, और सैपियंस क्या है, ये है स्पीसीज। ऐसे ही जैसे मैं कहूं आपसे राना टिग्रीना, ये किसका नाम है, होमो सैपियंस। ये तो था मानव का, आधुनिक मानव का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, वो है होमो सैपियंस। राना टिग्रीना मेंढक का नाम है। ऐसे ही फेलिस डोमेस्टिका, ये किसका है, बिल्ली का, बिल्ली। ये कुछ नाम पूछ लेता है, ज़्यादा तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, उनको अलग से मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी कुछ याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, ये किसका नाम है, ये है गाय का। अगर इन जितने भी नाम हैं इनमें देखेंगे तो जो पहले वाले नाम हैं ये दर्शाते हैं ये जेनेरिक को, और ये जो है ये दर्शाते हैं किसको, स्पीसीज को, जाति को। ये दर्शाते हैं वंश को, ये दर्शाते हैं जाति को। ऐसे ही आपका एक और मैं लिख देता हूं, जैसे मुस्का डोमेस्टिका, ये है मक्खी का, मक्खी का, मक्खी। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ नाम है जो आप याद रखिएगा, यहाँ मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, फिर मैंने बता दिया द्विपद नाम पद्धति क्या है और किसने दी थी, ये आप याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे मोनेरा जगत के बारे में। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो बात करनी है मोनेरा जगत के बारे में। तो देखिए, ये जो विभाजन किया ये तो किया है W.H. विटकर ने। W.H. विटकर ने 5 भागों में बांटा कि भाई किस जीव में कैसी कोशिका पाई जाती है, और उस जीव में वो कोशिका एकल है या फिर काफी सारी कोशिकाएं हैं। तो इस आधार पर जो पहला जगत है, उस पहला जगत का नाम है आपका मोनेरा जगत। सबसे पहले बात करते हैं कि मोनेरा जगत के अंदर किस प्रकार के जीवों को रखा जाता है। तो मैं आपसे साधारण तौर पर ये बोल दूं कि मोनेरा जगत में ऐसे जीवों को रखा गया जो जीव एकल कोशिकीय हैं और साथ साथ उनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, मेनली जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो मोनेरा जगत में ऐसे जीवों को रखा गया जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, पहले भी बता चुका हूं कि ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर का वो जो जितना भी पदार्थ होता है वो सब इस प्रकार से अंदर बिखरा हुआ होता है, ये कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ऐसे जीव जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ये जीव आते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत। और खासकर ये जो जीव होते हैं ये आपके किस प्रकार के होते हैं, एकल कोशिकीय जीव होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मोनेरा जगत की विशेषता के हम बारे में बात करें कि विशेषता क्या होती है, तो पहली तो हो गई कि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। दूसरी बात, ज्यादातर ये जीव कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं। एकल कोशिकीय मतलब एक ही सेल होती है, एक ही कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं, ये एक क्वालिटी है। दूसरी, ध्यान रखिएगा कि मोनेरा जगत के जीवों के ऊपर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। अगर आप कोशिका भित्ति को जानते हो तो समझेंगे कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसके ऊपर होती है सेल वॉल, ठीक है, लेकिन ये पादप कोशिकाओं में होती है। ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादपों में होती है, यानी पेड़ पौधों में होती है। लेकिन जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं इनमें भी कोशिका भित्ति होती है। तो इस तरीके से तो आप ये कहेंगे कि सर इन्हें हमें रख देना चाहिए पादप जगत में, तो मैं कहूँगा नहीं, पादप जगत में इन्हें नहीं रखेंगे। अंतर यह है कि जो पादपों में कोशिका भित्ति होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की, ये सेलुलोज की बनती है। लेकिन जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनती है, ये काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। मोनेरा जगत के जीव जो होते हैं ये आपके मतलब ये जो एकल कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ये परजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी प्रकृति के भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं।
खास करके अभी इनके बारे में, सबके बारे में आगे चर्चा करूंगा, पहले आप थोड़ा थोड़ा समझिएगा। तो देखिए, जो मोनेरा जगत में जीव पाए जाते हैं, मेन विशेषता तो यही है कि उनके अंदर पेरोकैरियोटिक कोशिका होती है और साथ ही साथ ये एकल कोशिकीय होते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में काफी बार या पीसीएस में स्टेटमेंट बना के आ सकता है कि क्या बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर कोशिका भित्ति होती है? हाँ, कोशिका भित्ति होती है, लेकिन वो काइटिन की बनी हुई होती है, वो सेलुलोज की नहीं होती। इसलिए हम इन्हें एक तरीके से पादप जगत में नहीं रख सकते हैं। और ये जो होते हैं, ये परजीवी भी होते हैं मोनेरा जगत के जीव, प्रकाश संश्लेषी भी और मृतोपजीवी भी। एक्चुअली मोनेरा जगत में जो हम चर्चा करते हैं सबसे बड़ा, वो चर्चा हम करते हैं बैक्टीरिया की, जीवाणु की चर्चा करते हैं, जीवाणु। अब शुरुआत हम करते हैं जीवाणु से। मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है जीवाणु। तो चलिए जीवाणु पर हम आगे बढ़ते हैं। जो जो विशेषताएं जीवाणु में होंगी वही विशेषताएं मोनेरा जगत के जीवों की होंगी। चलिए जीवाणु के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो वो नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उनका नाम था एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। देखिए, जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु एकल कोशिकीय होते हैं। इस प्रकार से ये एकल कोशिकीय होते हैं और इनके अंदर का जितना भी पदार्थ होता है वो इनके अंदर इस प्रकार से बिखरा हुआ होता है। अब बात ये है कि जो जीवाणु हैं उनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और कौन कौन से अंग नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इनमें पादप कोशिका की तरह एक क्या होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। एक कोशिका भित्ति होती है, और जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, ये किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन की। लेकिन पेड़ पौधों में सेलुलोज की बनती है। इसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये तो प्रोटीन की बनी हुई होती है। प्रोटीन मैं कह सकता हूं फास्फोलिपिड, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है, फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। हाँ, ये जो जीवाणु होते हैं ये एकल कोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका तो है, लेकिन ये साथ में एकल कोशिकीय है। अर्थात इनके अंदर क्या होती है, अंदर क्या, ये पूरी के पूरे जो इनकी संरचना है वो एक कोशिका से ही पूरी होती है। चूंकि ये प्रोकैरियोटिक हैं इसलिए इनके अंदर कुछ संरचना नहीं पाई जाती जो हमारे अंदर होती है, हमारी कोशिका में होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैं आपसे कहूँ गोल्जी काय। कोशिका वाला चैप्टर देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है। जैसे अंतः प्रदव्य जालिका, जैसे अंतः प्रदव्य जालिका। यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट बन करके क्वेश्चन एग्जाम में यूपीएससी या यूपीपीसीएस में आ सकता है। तो जीवाणुओं के बारे में बात करें तो ये एकल कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति होती है तो वो काइटिन की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली होती है तो प्रोटीन फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और अंतःप्रदव्य जालिका जैसे जो संरचना है वो नहीं पाई जाती। सबसे बड़ी बात, जो केंद्रक होता है तो इस ये केंद्रक द्रव्य किसी केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ भी नहीं होता। मतलब मैं कह सकता हूँ एक तरीके से इसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती। बात आई समझ में जीवाणुओं के बारे में, जो मैंने अभी चर्चा की इतनी बातें। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझेंगे चीज़ों को। देखिए आगे हम बात करें तो मैंने कहा था कि मोनेरा जगत में 3 प्रकार के जो जीव आते हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ये जीवाणु जो हैं ये आपके 2-3 प्रकार के हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं ये बैक्टीरिया परजीवी प्रकार के भी होते हैं जीवाणु। ये जीवाणु मृतोपजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी। ये सहजीवी भी होते हैं, सहजीवी।
ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, क्या जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं? मतलब कि वो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना सकते हैं अपने लिए, अर्थात स्वयंपोषी प्रकृति के? मैं कहूँगा हाँ, जीवाणु स्वयंपोषी भी होते हैं। सब स्वयंपोषी नहीं होते हैं, कुछ स्वयंपोषी होते हैं। देखिए, जीवाणु स्वयंपोषी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी और एक होते हैं रसायन संश्लेषी। अर्थात ऐसे जीवाणु जो अपने लिए अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, वो तो आते हैं स्वयंपोषी में, ऑटोट्रोप्स होते हैं वो। दो प्रकार के, एक तो प्रकाश संश्लेषी और एक रसायन संश्लेषी। अर्थात प्रकाश संश्लेषी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन बना लेते हैं, सेम जैसे पेड़ पौधे करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो जल में रहते हैं और जल में घुली नाइट्रोजन का उपयोग करते हुए अपने लिए अकार्बनिक पदार्थों से भोजन का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब स्वयंपोषी में आते हैं। और इसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं कहूँगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ये एक प्रकार के प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हैं। अब सोचिए, इन बैक्टीरियाओं की एक क्वालिटी है कि ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन भी बनाएंगे। इन बैक्टीरियाओं के ऊपर कोशिका भित्ति भी होगी। इनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन ये क्लोरोफिल वैसा नहीं होता जैसा पादप कोशिकाओं में होता है, जैसा प्लांट सेल्स में होता है, वैसा नहीं होता है। ये क्लोरोफिल अलग प्रकृति का होता है, इसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। इसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर लगभग वो सभी चीजें दिखाई देती हैं आपको जो पेड़ पौधों के अंदर होती है। यही कारण है कि अब से 30 साल पहले तक इस प्रकार के जो जीवाणु थे, अर्थात साइनोबैक्टीरिया तो इन्हें आज कहते हैं, इस प्रकार के जीवाणुओं को कहा जाता था नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। मैं आपसे कहूं नील हरित शैवाल क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये तो शैवाल है, नाम के आगे शैवाल है। मैं कहूंगा नहीं, ये पहले शैवाल माना जाता था इन्हें, क्योंकि इनके अंदर क्या क्या है मैंने बता दिया। इनके अंदर कोशिका भित्ति भी है, साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं, और उसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी है इनके अंदर मौजूद। तो इन्हें ऐसे में माना जाता था कि भाई ये पादपों का ही, पेड़ पौधों का सूक्ष्म रूप है, और इन्हें शैवाल मानते थे। लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई इनकी जो संरचना है वो संरचना किसके ज्यादा नजदीक है? बैक्टीरियाओं के, क्योंकि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और इनके अंदर भी जो कोशिका की संरचना थी वो प्रोकैरियोटिक थी। तो फिर इन्हें क्या कहा गया? बैक्टीरिया, और ऐसे बैक्टीरियाओं को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो ध्यान रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, नील हरित शैवालों को ही कहा जाता है। और ये जो नील हरित शैवाल है, भले ही इनका नाम शैवाल है लेकिन ये कोई शैवाल नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। और इनकी क्या क्वालिटी है वो मैं आपको बता चुका हूं। सब नील हरित शैवाल का एक एग्जाम्पल है, वो लिख दे रहा हूं मैं। इसका नाम है आपका, चलिए मैं बैक्टीरियाओं के नाम अभी पढ़ाता हूँ। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे एनावीना हो गया, नास्टक हो गया, इसी प्रकार से एजोटो हो गया, बहुत से जो उर्वरक वगैरह में उपयोग में लाए जाते हैं, वो सभी मैं अभी चर्चा करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल ये समझ में आया आपको, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं। दूसरे होते हैं आपके परजीवी जीवाणु। परजीवी जीवाणु का मतलब ये अपने लिए भोजन अपने से नहीं बनाते, बल्कि ये तो दूसरे के शरीर पर रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो मैं कहूंगा वो सभी प्रकार के जीवाणु जो हमारी बॉडी पर होते हैं, हमारे शरीर पर होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर देते हैं, वो सब कैसे हैं? परजीवी हैं। वो एक तरीके से दूसरे परजीवी तरह पैरासाइट है वो। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, ब्रीवियो कॉलरी हो गया, या माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो गया, या साल्मोनेला टाइफी हो गया। ये सब वो बैक्टीरिया हैं जो हमारी सेल्स से आकर के जुड़ते हैं और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। तो हमारे शरीर में जो बीमारियां पैदा करने का काम करते हैं ये परजीवी जीवाणु करते हैं। और कौन कौन से जीवाणुओं से रोग होते हैं वो मैं भी आगे चल के बात करूंगा। फिर है मृतोपजीवी। भाई काफी बार कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो मृत पदार्थों पर रुक जाते हैं, अर्थात मृत पदार्थों से जुड़ करके और वहां रुके रहते हैं।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका लैक्टोबैसिलस। ये तो आपने नाम सुना ही होगा, लैक्टोबैसिलस। वही ये वो वायरस है जो दूध में अगर आ जाए तो ये दूध की जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम होता है दूध में पाई जाने वाली केसीन। ये केसीन प्रोटीन को एकजुट कर देता है, इकट्ठा कर देता है, मतलब दही बना देता है। तो दूध से दही जो बनती है वो इसी बैक्टीरिया के कारण से बनती है। ये एक तरीके से कैसा जीवाणु है, मर्तोपजीवी का एग्जाम्पल है। फिर है सहजीवी। भाई बहुत से जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो सहजीवी का कार्य करते हैं। एक तरीके से वो सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेते हैं, अर्थात जैसे वो किसी भी, चाहे किसी शैवाल के साथ आकर के, शैवाल की जड़ में आकर के रहने लगे। एक समझौता, सहजीवी का मतलब ही होता है एक समझौता। उस समझौते में क्या होता है कि कुछ काम एक संरचना करती है, कुछ काम दूसरी संरचना करती है। सहजीवी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम एक जीवाणु है, ये एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है एक, लेकिन कैसा जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु है। बात है किसके साथ सहजीवी है, तो मैं कहूंगा दलहन फसलों के साथ। जो दलहन फसलें होती हैं, दलहन फसलों की जड़, दलहन फसलों की जड़, दलहन फसलों मतलब कि जो दलहन की फसलें होती हैं, अर्थात जो दलहन के पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनके साथ राइजोबियम सहजीवी होता है। ये राइजोबियम जो ये जीवाणु है वो जाकर के वो दलहन फसलों के पौधों की जड़ों में जाकर के बैठ जाता है। तो और वहाँ पर फायदा भी ये होता है, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये वाला जो राइजोबियम जीवाणु है ये नाइट्रोजन को मृदा में इकट्ठा कर देता है और जिससे भूमि उपजाऊ होती है। तो देखिए, अगर जीवाणुओं के प्रकार की बात करें तो प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं जीवाणु, तो मैंने बता दिया नील हरित शैवाल। परजीवी होते हैं, जितने हमारी बॉडी को इफेक्ट डालते हैं वो सब परजीवी प्रकार के। मृतोपजीवी भी होते हैं जो निर्जीव चीजों पर अपना प्रोसेस करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। इसी प्रकार से सहजीवी भी होते हैं, जैसे राइजोबियम। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको जीवाणुओं के ये कुछ प्रकार समझ में आए होंगे कि जीवाणु एक प्रकार के नहीं होते, जीवाणु तो कई प्रकार के होते हैं। खैर, इसको मैं साफ कर देता हूं। अगले जीवाणु के बारे में हम बात करें तो देखिए, जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं के लाभ भी हैं और नुकसान भी हैं। तो लाभ है और नुकसान है, वो क्या क्या है उन बातों को हम समझें। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एक साइड हम लाभ लिख लेते हैं और एक साइड हम इसके हानि, नुकसान। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लाभ की। तो देखिए, लाभ का तो काम ये है कि जीवाणु जो है वो आपके, इनका प्रयोग व्यावसायिक गतिविधियों में किया जाता है। व्यावसायिक गतिविधियों में इनका प्रयोग किया जाता है, व्यावसायिक प्रयोग होता है। जैसे एक जीवाणु है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। सोचिए, अगर ये जीवाणु नहीं होता तो दूध से दही नहीं बनती, और दूध से दही नहीं बनती तो ऐसे में मार्केट में दही बिकती नहीं। तो जो लैक्टोबैसिलस है, ये लैक्टोबैसिलस के कारण से ही दूध से क्या बनती है, दही बनती है। ऐसे ही एक होता है आपका एसिटी बैक्टीरिया या एसिटी वेक्टर। ये एक वो बैक्टीरिया है जो क्या करता है, ये गन्ने के रस को, गन्ने का रस कह दूं या मैं कह दूं शर्करा, गन्ने का रस भाई एक शर्करा ही तो है, एक सैकेराइड है। तो ये क्या करता है, ये गन्ने के रस का किण्वन कर देता है, किण्वन कर देता है। और ध्यान रखिए, जब किण्वन होगा तो ऐसे में इस गन्ने के रस से क्या बन जाता है, सिरका बन जाता है। तो ये जो एसिटोवेक्टर है,
ये क्या कर देता है, गन्ने के रस का कीटाणु करके सिरका बना देता है। तो ये भी एक इसका व्यावसायिक यूज है, इसका लाभ है जीवाणु का। तो ये तो एक दो लाभ ये हो गए। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो लाभ है, वो सबसे बड़ा लाभ ये है कि बैक्टीरियाओं का प्रयोग किया जाता है भूमि की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए। कैसे बढ़ाते हैं उर्वरक क्षमता, इस बात को समझिएगा। दूसरा उपयोग जो है वो है उर्वरक क्षमता बढ़ाने का, उर्वरक क्षमता। तो देखिए मैं आपसे बता दूं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों को बड़े पैमाने पर ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन उन्हें मिलती है मृदा से। एक्चुअली कोई सा भी पौधा ऐसा नहीं है कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ले सके। मतलब वायुमंडल से पेड़ पौधे ले तो सकते हैं, लेकिन वो CO2 ले सकते हैं, नाइट्रोजन को वायुमंडल से नहीं ले सकते, भले ही नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% हो। अगर पेड़ पौधे नाइट्रोजन को लेंगे तो वो लेंगे मृदा से ही। तो इसके चलते क्या करना होता है, हमें मृदा में अलग से नाइट्रोजन डालनी होती है, नाइट्रोजन का छिड़काव करना होता है। और नाइट्रोजन का छिड़काव हम करते हैं यूरिया के रूप में। यूरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, NH2CO NH2। मतलब नाइट्रोजन यूरिया में होती है और उसी के चलते वो मृदा में यूरिया जाती है और जिसके चलते पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिलती है। कुदरत से सोचिएगा कुछ ऐसे जीवाणु हैं, अगर ये मृदा में आ जाएं तो ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है ना, इस वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में खींच सकते हैं। ऐसे खींच लेंगे नीचे, इस तरीके से नीचे खींच लेंगे और फिर मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और इससे कि बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे जो है वो नाइट्रोजन प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे जीवाणु को कहा जाता है जैव उर्वरक। इन्हें जैव उर्वरक की श्रेणी में रखा जाता है, जैव उर्वरक की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो ऐसा काम करते हैं। जैसे में एक तो है राइजोबियम, मैंने बताया अभी, राइजोबियम दालों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम, एनावीना, ये नाम याद रखिएगा, नाश्तक, एसीटो, एजेटो, एजेटो, एजेटो। एक एजोला का भी यूज किया जाता है। एजोला, एजोला एक जलीय फर्न है। ये एक जलीय फर्न है, ये जलीय घास है एक एजोला, लेकिन इसके ऊपर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एनावीना नाश्तक जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ऐसे में एजोला घास को भी अगर खेतों में पहुंचा दें तो इसके सहारे ये इसकी सहायता से ये बैक्टीरिया वहां पहुंच जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर ये जो बैक्टीरिया हैं, ये तो एक जलीय घास है, ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, मृदा में नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ा देते हैं। इन्हें जैव उर्वरक की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जितने हैं ये लाभ है। हानि क्या है, हानि तो सबसे बड़ी है। पहले तो सबसे पहली हानि तो ये है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अनेक चीज़ों को सड़ा देते हैं। मतलब कि भोजन या खाने पीने की चीज़ों को क्या कर देते हैं, ये सड़ा देते हैं खाने पीने की चीज़ों को। और अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे मैं बता दूं, एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस। ये वो बैक्टीरिया है जिसके कारण से दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट खराब होते हैं। आपने देखा होगा दूध बेकार हो जाता है, या दूध से बनी हुई चीज़ें हो, चाहे खोया हो या कुछ भी हो, वो खराब होता है। तो उसका रीज़न होता है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आगे हम बात करें, एक बैक्टीरिया और होता है, नाम होता है साल्मोनेला। कहते हैं कि साल्मोनेला के कारण से क्या खराब होता है, मांस, जो मांस होता है, या मैं कहूँ नॉन वेज होता है, मांस, अगर मांस सड़ने का कारण होता है तो ये बैक्टीरिया होता है, नाम होता है साल्मोनेला। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन सबसे खराब हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाओं से खराब होती हैं। और सबसे बड़ा योगदान तो है इन बैक्टीरियाओं का बीमारी में। सबसे बड़ी तो चीज़ ये है कि इनसे सबसे बड़ी हानि है और वो होती है विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ। जैसे एग्जाम्पल में मैं दे दूँ आपसे एक, जैसे हैजा, घातक बीमारी है। जैसे कोरोना चल रहा है, ऐसे कभी हैजा आया था, गांव के गांव खाली हो गए थे। हैजा जो होती है वो होती है ब्रीवियो कॉलरी। ब्रीवियो कॉलरी नाम का एक बैक्टीरिया है, उसके कारण से। ऐसे ही टाइफाइड, टाइफाइड ये होती है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ऐसे ही कोड़ जो हो जाता है, कोड़ आपने देखा होगा, कुष्ठ रोग हो जाता है, पूरी त्वचा जो है वो आपकी ऊपर वाली उतरने लगती है।
ठीक है। तो जो कोड़ होता है, कोड़, ये होता है माइको, तो ये कोड़ हो गया माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो आपकी बीजाणुओं के कारण से होती हैं, काफ़ी घातक बीमारियां होती हैं आपकी। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जीवाणु होते हैं इनकी कोशिका झिल्ली की संरचना के आधार पर इन्हें दो भागों में रख देते हैं हम। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम निगेटिव। ये बात आपके जान लीजिए, काम आ सकती है। बैक्टीरिया जो होते हैं ये कोशिका झिल्ली की संरचना के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, जितने भी बैक्टीरिया हैं सब उनको दो भागों में रख सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। एक्चुअली होता क्या है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का फायदा यह है कि जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को देखते हुए ही बनाई जाती हैं। तो दवाइयाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं एंटीबायोटिक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाओं पर जो काम करती हैं और दूसरी जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाओं पर काम करती हैं। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जो दोनों पर काम करती हैं, जिन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है, उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। खैर ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव की बात भी जो है वो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैंने जीवाणुओं के बारे में क्या क्या चर्चा की है, एक तो इनकी विशेषता क्या होती है वो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, विशेषता क्या होती है, इनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ, इनके लाभ की बात भी कर चुका हूँ, इनके नुकसान की बात भी हम कर चुके हैं, ये सब चीज़ें कर चुके हैं। बैक्टीरिया से जुड़ी हुई कुछ और अन्य बातें, देखिए बैक्टीरियाओं में कुछ आपको नाम मिल सकते हैं, जैसे एक नाम मिल सकता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की, ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये नाम मिल जाए कि भाई आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो आपने ज्योग्राफी में सुना होगा कि हम ज्योग्राफी के टाइम पीरियड को इस तरीके से बांटते हैं, जैसे आर्कियोजोइक, प्रीपेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, निसोजोइक। उसमें भी आपने सुना होगा कि आर्कियन, प्रीकैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, पूरा शेड्यूल है। तो आर्कियन सबसे पहला समय है जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 4.5 अरब वर्ष पहले, तो जो पहले का काल था वो आर्कियन था, सबसे पहला टाइम पीरियड। और सबसे पहले जब जीवन आता है तो आप ये भी जानते हैं कि सबसे पहले जीवाणु ही आए, बैक्टीरिया ही आए। मैं कहता हूं कि कहीं पर भी अगर जीवन की संभावना है हल्की भी, तो सबसे पहले जो पैदा होने वाले जीव है वो जीवाणु है, जीवाणु, जीवोकाणु। तो इसलिए सबसे पहले जो जीवाणु पैदा हुए थे वो आर्की बैक्टीरिया थे, उन्हें आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। ये सबसे पहले जो पृथ्वी पर आए हैं ये वो जीवाणु हैं जिन्हें आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, इनका नाम ही है आर्की, सबसे प्राचीन बैक्टीरिया। चूंकि सबसे पहले जीवाणु आए और वो भी आर्की बैक्टीरिया, इसलिए इन आर्की बैक्टीरियाओं को क्या कहा जाता है, इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है, जीवित जीवाश्म। तो ऐसा पूछ सकता है कि जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, ये आपका आर्की बैक्टीरियाओं को कहा जाता है। ये भी एक टाइप है किसका, जीवाणुओं का, आर्की बैक्टीरिया। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इसमें एक एग्जाम्पल है आर्की बैक्टीरिया का, उसका नाम है मेथेनोजन बैक्टीरिया। मेथेनोजन बैक्टीरिया, मेथेनोजन बैक्टीरिया। ये जो मेथेनोजन बैक्टीरिया है, ये मेथेनोजन बैक्टीरिया खासकर सेलुलोज के अपघटन के लिए उत्तरदायी होता है। आप जानते हैं सेलुलोज पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, और जितने भी पेड़ पौधे या पत्तियां होती हैं इनमें सेलुलोज होता है। तो जो गाय भैंस जैसे जानवर होते हैं ये सेलुलोज को पचा लेते हैं, उसका एक रीज़न होता है क्योंकि इनकी आंत में मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया हमारी आंत में नहीं होता, जिसके चलते हम घास फूस जैसी चीज़ों को पचा नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनसे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन गाय भैंस तो पूरा उसी पर निर्भर करते हैं क्योंकि उनके अंदर मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। और इसकी एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी ये है कि ये मेथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं ये जब सेलुलोज को अपघटित करते हैं तो ऐसे में ये मीथेन निकालते हैं, और यही कारण है कि जो गाय और भैंस है उनके मुँह से मीथेन बाहर आती है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर काफ़ी बार हम जो जानवरों का गोबर होता है उससे गोबर गैस भी बनाते हैं, वो भी इसलिए बनाते हैं कि जो गोबर होता है उसमें काफ़ी सेलुलोज बच जाता है, तो उसको हम एक ऐसा टैंक में डाल देते हैं जहाँ पर वायु उपस्थित ना हो, अर्थात अवायवीय स्थिति में, और वहाँ पर ये बैक्टीरिया फिर उस जो गोबर होता है उसको भी धीरे धीरे अपघटित करते हैं जिससे मीथेन बनती है, और उस मीथेन को जो है वो ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब जुड़ी हुई चीज़ें थी जो मैंने बताई आपको वायरस से और जीवाणुओं से। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब वायरस और जीवाणुओं का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। वायरस और जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा मैं विस्तार से करूँगा आपसे आगे चल करके। तो ठीक है, धन्यवाद, यहीं रखते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो मैं फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। ज़रूरत है आपके शेयर की, सपोर्ट की। ठीक है, ओके, बाय।